हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं राजनीतिक सिद्धांत से एक नए विषय के साथ फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संप्रभुता के सिद्धांत के विषय में और उसके अंतर्गत संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के बारे में हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षाओं में, या फिर इससे जितने कोटेशन पूछे आते हैं, या फिर इससे संबंधित जो किताबें हैं जो परीक्षाओं में पूछी आती हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और अगली वीडियो में संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत को हम लोग जानेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के विषय में। एकलवादी सिद्धांत को अन्य कई नामों से भी जानते हैं, जैसे इसको परंपरागत सिद्धांत भी कहते हैं। परंपरागत सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि संप्रभुता का जो विचार था उसका उदय जो है वो 16वीं शताब्दी में हुआ, और 16वीं शताब्दी में जिस संप्रभुता का उदय हुआ था वो एकलवादी संप्रभुता ही थी। बाद में आगे चल करके इसके विरोध स्वरूप 20वीं शताब्दी में संप्रभुता का एक नया सिद्धांत आता है, जिसे हम बहुलवादी संप्रभुता के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस बहुलवादी सिद्धांत को संप्रभुता का आधुनिक सिद्धांत कहते हैं और इस एकलवादी सिद्धांत को संप्रभुता का परंपरागत सिद्धांत कहते हैं। इसको अद्वैतवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अद्वैत का मतलब कोई दूसरा नहीं है, यानी राज्य में संप्रभुता के समान कोई दूसरा नहीं है, इसलिए संप्रभुता को अद्वैतवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसे राज्य पूजा सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत जो है राज्य की महिमा मंडित करता है, यानी राज्य जो है संप्रभुता राज्य के पास होती है, राज्य जो है सर्वश्रेष्ठ है और समाज में राज्य के समान अन्य कोई संस्था नहीं है। सारी संस्थाएं राज्य के अधीन ही रह करके कार्य करती हैं, तो इसने राज्य की महत्ता को स्थापित किया है, इसलिए इसको हम राज्य पूजा सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसको फ्रेंड्स अनन्यवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अनन्यवादी सिद्धांत का मतलब हुआ, नाम से ही स्पष्ट है कि संप्रभुता के समान कोई अन्य दूसरा राज्य में नहीं है, यानी संप्रभुता सर्वोच्च है, इसलिए इसको अनन्यवादी सिद्धांत भी कहते हैं। संप्रभुता को ऑस्टिनवाद या ऑस्टिनवादी सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि ऑस्टिन जो है, जॉन ऑस्टिन जो है, वो संप्रभुता के बहुत बड़े समर्थक थे और इन्होंने आगे इसी वीडियो में चर्चा होगा जॉन ऑस्टिन के विषय में कि इन्होंने संप्रभुता के सिद्धांत को एकदम चरम पे पहुंचा दिया, इस एकलवादी सिद्धांत को। इसलिए इस संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत को हम ऑस्टिनवाद के नाम से भी जानते हैं। आगे फ्रेंड्स, आपके मन में एक विचार जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत है क्या। तो फ्रेंड्स, इस संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता जो है राज्य में एक जगह निवास करती है, एक जगह निवास करती है। वह जगह कौन सी हो सकती है? वह जगह कोई व्यक्ति भी हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, या एक संस्था हो सकती है, या किसी एक समुदाय में। यानी कि संप्रभुता का निवास एक जगह होता है, वह जगह कौन सी है? किसी व्यक्ति में संप्रभुता निवास कर सकती है, किसी एक संस्था में निवास कर सकती है, या किसी एक समुदाय में निवास कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए चूंकि संप्रभुता का निवास एक जगह होता है, संप्रभुता के केंद्रीकरण में विश्वास करता है ये सिद्धांत। केंद्रीकरण केंद्रीकरण का मतलब सारी सत्ता एक जगह होना। ठीक है, ये विकेंद्रीकरण की बात नहीं करता, यह सिद्धांत जो है केंद्रीकरण पर बल देता है, इसलिए एकीकरण पर बल देता है, एक जगह पर बल देता है, इसलिए हम संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो है संप्रभुता जो है क्या है? संप्रभुता अविभाज्य है, अविभाज्य है, निरंकुश है, अदेय है, अदेय है, अहस्तांतरणीय है, हस्तांतरणीय, पूर्ण है, यानी
सिद्धांत यह कहता है कि संप्रभुता जो है वो निरंकुश होती है, संप्रभुता राज्य के पास होगी, संप्रभुता अविभाज्य होगी, अदेय होगी, अहस्तांतरणीय होगी, यह संप्रभुता पूर्ण है, यह राज्य का मौलिक गुण है। यानी संप्रभुता की जो मेरा पहले वीडियो था, यदि आपने उसको नहीं देखा वो होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पर जो संप्रभुता की विशेषताएं बताई गई थी, उन समस्त विशेषताओं को ये एकलवादी सिद्धांत के लोग मानते हैं कि संप्रभुता का यह गुण होता है, यानी वो निरंकुश है, अदेय है, हस्तांतरणीय है, पूर्ण है, मौलिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत था। तो फ्रेंड्स, संप्रभुता का निवास कहाँ होगा, इसको लेकर के एकलवादी संप्रभुता के अंतर्गत ही कई तरह की संप्रभुता हमको दिखाई देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ स्पष्ट समझ लीजिए कि संप्रभुता तो एक ही होता है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उसका नाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति एक ही होता है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उसका रूप और उसकी व्यक्तित्व जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैं घर पे हूँ, तो मैं जब घर पे रहूँगा तो घर के सामान्य सदस्य की तरह रहूँगा, जाकर खाना भी अपने हाथ से ले सकता हूँ, बर्तन भी धुल लूँगा, झाड़ू भी लगा सकता हूँ, पानी भी ले सकता हूँ। लेकिन जब मैं विद्यालय में जाता हूँ तो एक शिक्षक के रूप में जाता हूँ, तो वहाँ मैं चपरासी से पानी मंगा सकता हूँ, मैं आदेश देने की स्थिति में हो सकता हूँ, बच्चों को आदेश दे सकता हूँ, तो वहाँ मेरी भूमिका बदल गई। लेकिन जब मैं डिवाइस के सामने गया या अपने प्रधानाचार्य के सामने गया, प्रिंसिपल के सामने गया, तो वो हमारे बड़े अधिकारी हैं, तो वहाँ हमारी भूमिका बदल जाएगी। वहाँ मैं एक सामान्य कर्मचारी रहूँगा, मैं वही हूँ, लेकिन हर जगह भूमिका हमारी बदलती चली जा रही है। मैं रिश्तेदारी में जाता हूँ, रिलेशनशिप में जाता हूँ, तो वहाँ हमारी भूमिका अलग हो जाएगी। तो व्यक्ति वही होता है, लेकिन उसकी भूमिकाएं अलग अलग हो जाती हैं। उसी तरह संप्रभुता वही होती है, निश्चित होती है, एक ही है, लेकिन कहाँ है, किसमें निहित है, उसके अनुसार उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो जो संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत है, उसके अंतर्गत तीन तरह के संप्रभुता को हम रख सकते हैं। जैसे अमर्यादित संप्रभुता, इसको हम कानूनी संप्रभुता भी कहते हैं, वैधानिक संप्रभुता भी कहते हैं। ठीक है, जो यह मानता है कि संप्रभुता का निवास जो है कार्यपालिका में होता है। ठीक, मर्यादित संप्रभुता, इसको हम ऐतिहासिक संप्रभुता या राजनीतिक संप्रभुता कह सकते हैं। इसका यह मानना है कि संप्रभुता जो है वो संसद में निवास करती है। लोकप्रिय संप्रभुता, जिसका यह मानना है कि संप्रभुता का निवास जो है वो जनता में होता है। ठीक है, तो वैसे एकलवादी संप्रभुता के अंतर्गत मुख्य रूप से ये अमर्यादित संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता या वैधानिक संप्रभुता, यही संप्रभुता आती है। ठीक है, लेकिन इसको भी एकलवादी संप्रभुता के अंतर्गत ही माना जाता है, क्योंकि ये भी संप्रभुता को एक ही स्थान पर, एक ही, मैंने कहा ना संप्रभुता का निवास कहाँ होता है, संप्रभुता का निवास एक जगह होता है, तो ये भी एक जगह ही संप्रभुता का निवास बताते हैं। जैसे इनका मानना है कि संप्रभुता कहाँ है, संसद में है, ये कहते हैं जनता में है, ये एक संस्था में निहित मानते हैं, ये एक समुदाय में निहित मानते हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके इसको भी हम एकलवादी सिद्धांत के अंतर्गत ही इस प्रकार की संप्रभुता को भी रख सकते हैं, और इसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। मुख्य रूप से एकलवादी संप्रभुता के अंतर्गत अमर्यादित संप्रभुता, अथवा कानूनी संप्रभुता अथवा वैधानिक संप्रभुता, इसी को हम मुख्य रूप से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अमर्यादित संप्रभुता, इस संप्रभुता के अनुसार संप्रभुता निरंकुश है, असीमित है, अदेय है, अविभाज्य है, पूर्ण है। ये एकलवादी संप्रभुता जिसकी जो मैंने बताया, वो सारी विशेषताएं जो संप्रभुता की आपको बताई गई हैं, वो सारी विशेषताएं इनके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं अमर्यादित। अमर्यादित मतलब जिसके ऊपर कोई मर्यादा ना हो, जो निरंकुश हो, जिसको हम बांट नहीं सकते, जिसको हम किसी को दे नहीं सकते हैं, उसे हम कहते हैं अमर्यादित संप्रभुता। ठीक है फ्रेंड्स, इसे कानूनी संप्रभुता या वैधानिक संप्रभुता, दोनों का मतलब एक ही है, कानूनी का हो चाहे वैधानिक का हो। इसे हम कानूनी संप्रभुता या वैधानिक संप्रभुता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सिद्धांत का यह मानना है कि संप्रभुता ही कानून का निर्माण करती है और संप्रभु का आदेश ही कानून है। तो इसलिए इसको हम वैधानिक संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता भी कहते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक जो हैं बोदा, टॉमस हॉब्स, जेरेमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन और हीगल हैं। ये विचारक जो हैं वो अमर्यादित संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता या वैधानिक संप्रभुता, इसके जो है समर्थक हैं। तो हम इन सब के विषय में क्रमशः एक एक चर्चा करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बोदा की बात करते हैं। बोदा जो है वो संप्रभुता सिद्धांत का जनक है। ये आपको संप्रभुता के, जब हम पहला वीडियो बनाए थे तभी उसमें बता दिए थे कि बोदा ने जो है वो अपनी एक किताब लिखा था 1556 ईस्वी में। उसमें उस किताब का नाम था सिक्स बुक कंसर्निंग
कंसर्निंग रिपब्लिक। इसी किताब में बोधा ने सबसे पहले संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया और इसके माध्यम से उसने निरंकुश राजतंत्र के समर्थन किया, क्योंकि मध्य युग में राजा की शक्तियां को एकदम छीड़ कर दिया गया था। पोप और सामंत जो थे वो प्रभावशाली थे, तो पोप और सामंतों की शक्ति को छीड़ करने के लिए और इनको राज्य के नियंत्रण में लाने के लिए ही बोधा ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया और इसको राज्य का मौलिक गुण बताया और इसे अस्थाई, असीम और निरंकुश बताया। ठीक है, तो संप्रभुता की अगर कहा जाए कि संप्रभुता का जनक कौन है, तो संप्रभुता का जनक बोधा है। संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत या परंपरागत सिद्धांत का भी जनक जो है वो बोधा ही है। ठीक है, इसने संप्रभुता की परिभाषा देते हुए फ्रेंड्स लिखा था कि संप्रभुता जो है वो नागरिकों तथा प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि के द्वारा नियंत्रित नहीं है। फ्रेंड्स, मैं जो महत्वपूर्ण कोटेशंस हैं जो परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है, कई बार पूछा गया है और जिसको पूछने की बहुत संभावना है, उन सब कोटेशंस को मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझे रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसने कहा कि संप्रभुता जो है वो नागरिकों तथा प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि के द्वारा नियंत्रित नहीं है। यानी संप्रभुता जो है वो राज्य के में वह शक्ति है जो कानून से भी नियंत्रित नहीं है। वो कानून का निर्माण करेगी लेकिन कानून उसके ऊपर कोई बंधन नहीं लगाएगा, यानी कानून से वो मर्यादित नहीं होगी, कानून उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाएगा, क्योंकि कानून का जन्मदाता को जो है वो संप्रभु ही है, उसका ही आदेश कानून है। इसलिए वो कानून का पालन सब करेंगे, जितने भी नागरिक हैं, प्रजाजन हैं, सब कानून का पालन करेंगे, लेकिन वो संप्रभु जो है उस कानून से बंधा हुआ नहीं होगा। तो एक तरह से निरंकुश संप्रभुता की जो उस समय की आवश्यकता थी उस पर बोधा ने बल दिया। या इसको एक परिभाषा के रूप में इसी बात को अन्य तरीके से पूछता है कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन या सीमा नहीं है। तो ये भी बोधा का ही कथन माना जाएगा। ठीक है, बोधा के विषय में मैक्सी ने कहा था फ्रेंड्स कि बोधा पहला व्यक्ति है जिसने संप्रभुता के सिद्धांत की सुस्पष्ट विवेचना की और इसे राजनीति शास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया। यह मैक्सी का स्टेटमेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा कि बोधा के बारे में उसने कहा है कि बोधा पहला व्यक्ति था जिसने संप्रभुता के सिद्धांत की सुस्पष्ट विवेचना की और इसे राजनीति शास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया। मैंने अभी कहा कि सबसे पहला विचारक जो है बोधा था। बोधा संप्रभुता का जनक था। बोधा ने ही सबसे पहले अपनी पुस्तक में 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया। तो वही बात मैक्सी यहाँ कर रहे हैं। इसके बाद यद्यपि बोधा ने अपनी संप्रभुता को निरंकुश कहा, उसको असीम कहा, अदेय कहा, लेकिन इसके बाद भी अंत में जाते जाते अपने विचारों में जब आप बोधा को पढ़ोगे तो बोधा ने अपनी संप्रभुता पर कुछ जो है प्रतिबंध लगा दिए थे, कुछ मर्यादाएं लगा दी थी कि संप्रभुता जो है वो प्राकृतिक, दैवीय, अंतर्राष्ट्रीय कानून, रीति रिवाज और परंपराएं, यानी कि संप्रभुता जो है वो प्राकृतिक विधियों से मर्यादित है, संप्रभुता दैवीय कानून से मर्यादित है, संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय कानून से मर्यादित है और संप्रभुता रीति रिवाज परंपराओं से मर्यादित है। यानी संप्रभुता पर ये कानून कहीं ना कहीं अंकुश लगाते हैं। एक तरफ तो बोधा यह कह रहा है कि संप्रभुता निरंकुश और अमर्यादित होती है और दूसरी तरफ वह इस पर प्रतिबंध भी लगा दे रहा है। तो इसी को देखते हुए सेबाइन का यह स्टेटमेंट, जो कि बहुत परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि वह अपने विचारों में ना तो मध्ययुगीन रह पाया और ना ही आधुनिक रह पाया। यानी कि जब बोधा यह कहता है कि संप्रभुता निरंकुश है, असीम है, अदेय है, तब वो आधुनिक विचारधारा की बात करते हैं। और जब संप्रभुता पर यह प्रतिबंध लगा देते हैं कि संप्रभुता जो है प्राकृतिक विधियों, दैवीय विधियों, अंतर्राष्ट्रीय कानून, रीति रिवाज, परंपराओं से मर्यादित है, तब वो मध्य युग की बात करने लगते हैं। तो इसी को देखते हुए सेबाइन ने कहा कि इनके विचारों में दोनों के गुण मौजूद हैं, इसलिए ना तो ये मध्य युग के ही रह पा रहे हैं और ना ही आधुनिक रह पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने बोधा के संप्रभुता के विचार को भी देखा। अब हम चलते हैं आगे, हाब्स के संप्रभुता के विचार को समझते हैं। टॉमस हाब्स को संप्रभुता का प्रमाणिक व्याख्याता माना जाता है। यद्यपि संप्रभुता का विचार सर्वप्रथम बोधा ने दिया, संप्रभुता का जनक बोधा को माना जाता है, लेकिन बोधा ने अपनी संप्रभुता के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे और 60 सालों के बाद हाब्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन, ये बहुत पूछता है परीक्षाओं में,
लेवियाथन किसकी पुस्तक है? तो लेवियाथन जो है वो टॉमस हॉब्स की पुस्तक है। इसी पुस्तक में उसने अपने संप्रभुता संबंधी विचार को व्यक्त किया और संप्रभुता के ऊपर जो बंधन लगाए थे बोधा ने, उन समस्त बंधनों से संप्रभुता को मुक्त कर दिया। यानी बोधा ने जो कहा था कि संप्रभुता जो है प्राकृतिक विधियों से, दैवी कानूनों से, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से सीमित होती है, उन समस्त बंधनों से हॉब्स ने अपनी संप्रभुता को मुक्त कर दिया। यानी वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया हॉब्स ने। उसने संप्रभुता के बारे में लिखा, संप्रभु राज्य में सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, अविभाज्य तथा अमर्यादित शक्ति है। यानी संप्रभुता के ऊपर कोई मर्यादा नहीं। संप्रभुता राज्य में सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है और अमर्यादित है, निरंकुश है, ये हॉब्स कह रहे हैं। और उन्होंने एक स्थान पर लिखा कि तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द मात्र हैं। ये स्टेटमेंट बहुत पूछा हुआ है कि तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द मात्र हैं। यानी कि तलवार का मतलब शक्ति, शक्ति के बिना संविधाएं मतलब समझौता। यानी अगर कोई समझौता हो रहा है, उसके पीछे अगर ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, तो वो समझौता निरर्थक है। आप हॉब्स को पढ़ोगे तो हॉब्स जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने बताया कि जब व्यक्तियों ने मिलकर के समझौता किया और समझौता करके राज्य की स्थापना की, तो इस समझौते को कायम रखने के लिए उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया कि यही निरंकुश राजतंत्र ही इस समझौते को कायम रख सकता है। क्योंकि आप हॉब्स को पढ़ोगे तो उसने मानव स्वभाव का बहुत बुरा चित्रण किया है और बताया है कि मनुष्य जो है स्वार्थी होता है, मनुष्य झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है और इसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एक निरंकुश राजा होना बहुत जरूरी है, एक निरंकुश शासक का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उसने लिखा कि तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द मात्र हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हॉब्स ने एक निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। उसने कहा कि जनता को यह अधिकार नहीं है कि वह राज्य के आदेशों का उल्लंघन करे या राज्य का विरोध करे। उसने कहा केवल एक स्थिति में, केवल एक स्थिति ऐसी है जबकि जनता जो है राज्य का विरोध कर सकती है। वह स्थिति कौन सा है? आत्मरक्षा। वह कहता है कि व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा के लिए ही प्राकृतिक अवस्था को छोड़ करके राज्य के शासन में रहना स्वीकार किया है। और यदि राज्य उसकी रक्षा करने में असफल रहता है, राज्य उसकी सुरक्षा नहीं कर पाता है, तब व्यक्ति जो है राज्य का विरोध कर सकता है। यानी आत्म सुरक्षा को छोड़ करके किसी भी अन्य तरीके के, किसी भी अन्य आधार पर हम राज्य का विरोध नहीं कर सकते हैं। तो एक आधार पर वो राज्य का विरोध करने का अधिकार जनता को देता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, हॉब्स ने जो है संप्रभुता को वैधता प्रदान की। वैधता का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि संप्रभुता को जो शक्ति मिली हुई है वो प्रजा ने समझौते के द्वारा खुद उसको दिया है। यानी उसमें जन सहमति है, जनता ने ही राज्य का निर्माण किया है, लोगों ने समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण किया है। तो इस प्रकार जो हॉब्स है उसने जो है संप्रभुता को एक तरह से वैधता प्रदान की, जो कि हमको बोधा के विचारों में दिखाई नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेंथम के बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमर्यादित संप्रभुता के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इन्होंने अपनी पुस्तक ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जो कि 1776 में आई। देखिए फ्रेंड्स, किताब का नाम और उसके प्रकाशन का समय दोनों भी पूछता है। 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिका 1556 में प्रकाशित हुई, लेवियाथन 1651 ईस्वी में प्रकाशित हुई और ये एक द फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट ये 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो सन भी आप इसको देखे रहिएगा, ठीक है। इस किताब में इन्होंने कहा कि संप्रभुता जो है राज्य की सर्वोच्च शक्ति है और संप्रभु का आदेश ही जो है वो कानून है। बेंथम का मानना है कि संप्रभुता जो है किसी भी प्राकृतिक विधि या दैवी कानून से सीमित नहीं है, उसके ऊपर कोई प्राकृतिक नियम या दैवी कानून कोई बंधन नहीं लगाते हैं। संप्रभुता का जो कार्य है, इन्होंने बताया कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये उपयोगितावादी विचारक थे बेंथम। तो इन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत ही होता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो बेंथम ने कहा कि संप्रभुता का कार्य है यह देखना कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की प्राप्ति हो। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तब हम संप्रभुता पर बंधन लगा सकते हैं। यानी संप्रभुता जो है वो अगर सीमित होगी तो केवल उपयोगिता से होगी। अगर वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का पालन नहीं कर रही है तभी हम उसको सीमित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। देखिए फ्रेंड्स, सबने अपनी अपनी संप्रभुता पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाया। बोधा ने संप्रभुता को लास्ट में प्रतिबंधित कर दिया कि संप्रभुता जो है दैवी कानून, प्राकृतिक कानून, रीति रिवाज, परंपराओं आदि से बाधित है।
हाब्स ने कहा कि व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए संप्रभुता का विरोध कर सकता है। बेंथम ने कहा कि उपयोगिता से संप्रभुता सीमित है। लेकिन ऑस्टिन को अभी मैं बताऊंगा, ऑस्टिन ने अमर्यादित संप्रभुता को उसकी सर्वोच्चता पे पहुंचा दिया। इसीलिए अमर्यादित संप्रभुता को या एकलवादी संप्रभुता को हम ऑस्टिनवाद भी कहते हैं। तो जॉन ऑस्टिन, बहुत ही फेमस नाम। अमर्यादित संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता का पूर्ण विकास जो है वो हमें जॉन ऑस्टिन के चिंतन में देखने को मिलता है। ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक जो कि 1832 में आई थी, उस पुस्तक का नाम है लेक्चर ऑन यूरिप्रूडेंस। इसी पुस्तक में उसने संप्रभुता संबंधी सिद्धांत का यानी कानूनी संप्रभुता का वर्णन किया हुआ है। उसने लिखा है संप्रभुता की परिभाषा देते हुए कि यदि किसी समाज का अधिकांश भाग किसी निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञाओं का पालन करता हो, परंतु वह निश्चित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञा का पालन करने का आदी न हो, तो उस समाज में वह व्यक्ति संप्रभु है और उस निश्चित प्रधान सहित वह समाज जो है वो राज्य है। यानी ऑस्टिन यह कह रहा है कि यदि समाज में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि निश्चित हो और उसकी आज्ञा का पालन पूरा समाज करता हो, लेकिन वह व्यक्ति जो है किसी भी आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, तो वह व्यक्ति जो है उस समाज में संप्रभु कहलाएगा और उस व्यक्ति को मिला करके वो पूरा समाज जो है वो राज्य कहलाएगा। यानी एक तरह से जो है ऑस्टिन जो है वो ये मानते हैं कि संप्रभुता जो है वो किसी निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति में है। संप्रभुता निरंकुश है, अविभाज्य है। संप्रभुता की जितनी विशेषताएं बताई गई है सबका समर्थन जो है जॉन ऑस्टिन करते हैं। इन्होंने जो संप्रभुता पर जितने भी प्रतिबंध लगाए गए इसके पहले बोधा के द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा लगाए गए हों, उन समस्त, चाहे वो नैसर्गिक कानून हो, प्राकृतिक कानून हो, इन समस्त झाड़ झंखाड़ों को इन्होंने साफ कर दिया। यानी इन समस्त चीज़ों को, प्रतिबंध को उन्होंने संप्रभुता के ऊपर से हटा करके पूर्णतः जो है अमर्यादित संप्रभुता का उन्होंने समर्थन किया। इसीलिए एकलवादी संप्रभुता को हम ऑस्टिनवाद के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थक, सबसे प्रबल समर्थक जो है वो जॉन ऑस्टिन था। इन्होंने कानून की परिभाषा देते हुए लिखा है फ्रेंड्स कि ऊपर से निम्नस्थ लोगों को दिया जाने वाला आदेश ही कानून है। यानी कानून क्या है? कानून यानी कि ऊपर से जो ऊपर की संप्रभु हैं उसके द्वारा नीचे के अपने निम्नस्थ लोगों को दिया जाने वाला आदेश ही कानून है। इस तरह से ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ऑस्टिन ने जिस संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो पूर्ण रूप से निरंकुश, अविभाज्य, अदेय, हस्तांतरणीय, असीम और राज्य का मौलिक गुण था। तो हालांकि बहुलवादियों के द्वारा और बहुत से विद्वानों के द्वारा जो है ऑस्टिन के इस संप्रभुता सिद्धांत की बड़ी आलोचना भी की गई। इसके आलोचकों में जो प्रमुख नाम, जो बहुत फेमस नाम है, सर हेनरी मैन का नाम है, सिजविक का है, क्लार्क का है। तो हम सर हेनरी मैन का ही देख रहे हैं कि हेनरी मैन ने इनकी ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की बड़ी कड़ी आलोचना की और इन्होंने अपनी पुस्तक जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि इतिहास के पन्ने पलटने पर भी हमको ऐसे प्रधान के उदाहरण नहीं मिलते संप्रभुता निश्चित और श्रेष्ठ मानव में नहीं रहती। जैसा कि ऑस्टिन कह रहे थे कि संप्रभुता जो है किसी निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति में रहती है। इन्होंने कहा ना परिभाषा में कि यदि किसी समाज का अधिकांश भाग किसी निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति की आज्ञाओं का पालन स्वभावतः करता हो, यानी वो कहते हैं कि संप्रभुता किसमें है? किसी निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति में है। तो हेनरी मैन कह रहे हैं कि हमने इतिहास के पन्ने पलटने पर भी हमको ऐसे उदाहरण नहीं मिलते कि संप्रभुता हम एक जगह किसी निश्चित व्यक्ति में हम उसको इंगित कर सकें। और वास्तव में आप देखेंगे कि संप्रभुता वास्तव में अमर्यादित कहीं भी नहीं है। उसके ऊपर कुछ ना कुछ मर्यादा तो रहेगी ही, चाहे वहाँ की रीति रिवाज परंपराएं हों, जन आकांक्षाएँ हों और वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, वो संप्रभुता को सीमित नहीं करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं मर्यादित उसको करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये ग्रीन का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ग्रीन का एक बहुत फेमस कथन है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। बहुत फेमस कथन है ग्रीन का, जिसमें उन्होंने कहा कि शक्ति के द्वारा राज्य का निर्माण नहीं हुआ या शक्ति के द्वारा राज्य को संभाला नहीं जा सकता है, बल्कि राज्य का निर्माण व्यक्ति की इच्छाओं के माध्यम से हुआ है। यानी एक तरह से वो निरंकुशता की बात नहीं करते हैं बल्कि सामंजस्य की बात करते हैं। और उन्होंने इसके एग्जाम्पल भी दिया कि यदि अगर शक्ति जो है वो राज्य का आधार होता तो इतिहास में बड़े बड़े निरंकुश राजा जो है वो सतत खत्म नहीं हो जाते। इतने बड़े बड़े तानाशाह थे, हिटलर, मुसोलिनी, इनके साम्राज्य का पतन हो गया, बहुत शक्तिशाली थे। तो इनका पतन ये बताता है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं हो सकता है बल्कि सामान्य लोगों की इच्छा। यानी जब तक लोगों की सहमति नहीं होगी तब तक राज्य जो है अस्थायी नहीं रह सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
मर्यादित संप्रभुता, ऐतिहासिक संप्रभुता या राजनीतिक संप्रभुता। ठीक है फ्रेंड्स, इस संप्रभुता के जो समर्थक हैं उनका मानना है कि संप्रभुता जो है वो एक संस्था में निवास करती है, उस संस्था का नाम है संसद। इस सिद्धांत का जनक जो है, मर्यादित संप्रभुता जो है, इसकी जनक जो है वो लाक को माना जाता है, जॉन लाक। मर्यादित संप्रभुता सिद्धांत का जनक जो है जॉन लाक को माना जाता है। इसके अन्य समर्थक जो हैं मॉन्टेस्क्यू हैं, डाइसी हैं, गिलक्राइस्ट हैं, गार्डनर हैं, जो इस मर्यादित संप्रभुता का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता जो है वो सर्वोच्च सत्ता नहीं है, उसको भी मर्यादित किया जा सकता है, उस पर भी नियंत्रण लगाया जा सकता है। जहां लाक का यह मानना है कि जनता और सरकार दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, वही मॉन्टेस्क्यू का यह मानना है कि सरकार के जो तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों जो हैं एक दूसरे को नियंत्रित करती हैं। लाक ने जो अपनी संप्रभुता संबंधी सिद्धांत जो है वो अपनी पुस्तक, जो कि 1690 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इस पुस्तक में लाक ने अपने संप्रभुता संबंधी सिद्धांत का वर्णन किया है और उसने पूरी पुस्तक में कहीं भी राज्य के लिए संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि उसके स्थान पर सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग किया है। सर्वोच्च सत्ता, ये प्रश्न फ्रेंड्स बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संप्रभुता के लिए लाक ने किस शब्द का प्रयोग किया था। तो आप ध्यान रखना, संप्रभुता के लिए लाक ने सर्वोच्च सत्ता नामक शब्द का प्रयोग किया है और वो यही दिखाना चाहता है कि संप्रभुता जो है वो निरंकुश नहीं है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, और लाक ने संसद को जो है वो सबसे सर्वोच्च माना है और संप्रभुता का निवास जो है संसद में बताया है। आगे चल करके फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में 1748 ईस्वी में, जो कि प्रकाशित हुई थी इसकी पुस्तक, इसमें इसने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, ये बहुत पूछता है फ्रेंड्स कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया। ये मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है, किस पुस्तक में दिया, द स्पिरिट ऑफ लॉज में दिया। कब प्रकाशित हुई थी, 1748 ईस्वी में हुई थी। डेट भी याद महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें इसने कहा कि सरकार के जो तीनों अंग हैं, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि संप्रभुता जो है, उसके अधिकार जो है, शक्तियां जो हैं, वो सरकार के तीनों अंगों में विभाजित हों, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यानी एक जगह अगर शक्ति हम रखेंगे तो वो निरंकुश हो सकती है, इसलिए स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि उनके अधिकार बटे हो। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में इसने शक्तियों के विभाजन का समर्थन किया है और इसीलिए इसको शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जन्मदाता भी माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है फ्रेंड्स लोकप्रिय संप्रभुता। हालांकि लोकप्रिय संप्रभुता के बारे में पिछली वीडियो में हमारा बात हो चुका था, हम उस पर चर्चा हो चुकी थी। फिलहाल देख लेते हैं कि लोकप्रिय संप्रभुता, इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि संप्रभुता जो है वो कहाँ निवास करती है, वो जनता में निवास करती है। यानी शासन की जो अंतिम शक्ति है वो जनता में निवास करती है और इस प्रकार की संप्रभुता प्रजातंत्र में आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर कि जनता जो है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, वो जनता जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, ये प्रतिनिधि जाकर के सरकार चलाते हैं और जनहित में कानून बनाते हैं। यदि ये जनता के हित में कानून नहीं बनाते हैं तो जनता के पास ये अधिकार होता है कि वह अगले चुनाव में अपने निर्वाचन शक्ति के बल पर, अपने वोट देने मताधिकार की जो शक्ति है उसको मिली हुई है, उसके दम पर वह सरकार को बदल देती है। यानी सरकार को बदलने का कार्य किसका होता है, वो जनता करती है। अभी 2014 से पहले जो है केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 2014 में परिवर्तन हुआ, बीजेपी की सरकार आ गई, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ये परिवर्तन किसने किया, ये परिवर्तन जनता ने किया। कैसे किया, अपने मताधिकार के दम पर किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि लोकप्रिय संप्रभुता जो है किसमें निवास करती है, जनता में निवास करती है। लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति कहाँ होती है, जनता में होती है। तो जो विचारक ये मानते हैं कि शासन की अंतिम शक्ति यानी संप्रभुता जो है वो जनता में निवास करती है, वो लोकप्रिय संप्रभुता की बात करते हैं। और इस संप्रभुता का जो हमको आरंभिक संकेत दिखाई देते हैं वो रोमन विचारक था सिसरो, इसके विचारों में दिखाई देते हैं। आगे चल करके जब मध्य युग में आप पढ़ेंगे तो मार्सिलियो ऑफ पेडुआ को पढ़ेंगे। मार्सिलियो ऑफ पेडुआ ने अपनी पुस्तक जो है, उसकी बहुत फेमस किताब है डिफेंसर पैसिस, जो कि 1324 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में उसने जो है लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया। इस विचार को आगे और ले गए 17वीं शताब्दी में अल्थ्यूसियस ने, जिसने ये कहा कि शासन की अंतिम शक्ति जो है जनता के हाथों में होनी चाहिए।
और इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने में, इसका बहुत ही अच्छे ढंग से निरूपण करने में आधुनिक काल में रूसो का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। रूसो ने 1762 ईस्वी में प्रकाशित अपनी किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया। इसने एक सिद्धांत दिया, सामान्य इच्छा का सिद्धांत। सामान्य इच्छा का सिद्धांत, इच्छा, सामान्य इच्छा के सिद्धांत के माध्यम से रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का ही प्रतिपादन किया। तो फ्रेंड्स, यह थी संप्रभुता की एकलवादी धारणा। एकलवादी धारणा में मैंने कहा मुख्य रूप से अमर्यादित संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता या वैधानिक संप्रभुता यही आती है। लेकिन इन सब ये जो विचारधाराएं हैं ये भी संप्रभुता को एक जगह मानते हैं कि संप्रभुता एक जगह निवास करती है, ये संसद मानते हैं, जनता मानती है, इसलिए एकलवादी संप्रभुता के अंतर्गत इनको भी रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ यह टॉपिक और यह वीडियो यहीं पर समाप्त होते हैं। संप्रभुता की एकलवादी धारणा को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से और सरल ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया गया है और उम्मीद भी करता हूं कि समझ में आपको आई होगी। और ये समझ में आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब फ्रेंड्स, आगे जो है संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत रह गया है, उसका डिस्कस हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।